हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। दिस इज ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले वीज़ा नाइट्स की करंट अफेयर्स। अक्टूबर मंथ की कुछ लेसन यहाँ पे बची हुई है, तो उसे हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। आज मैं यहाँ पे आपको कल्चर की कुछ टॉपिक्स यहाँ पे बता देती हूँ। वैसे कल्चर में सिर्फ 3 ही टॉपिक है, तो इसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक है कि यहाँ पे एविडेंस मिला है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उनमें डेयरी प्रोडक्शन की एविडेंस मिली है, यानी कि ये साक्ष्य हुआ है कि उस समय भी जो है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन में डेयरी प्रोडक्शन होती थी। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। बाबा बंदा सिंह बहादुर की यहाँ पे 350 जयंती सेलिब्रेट की गई है, तो इसके बारे में देखेंगे बाबा बंदा सिंह बहादुर कौन थे और इनके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेंगे। एंड नोबेल प्राइज़ जो लिटरेचर में इस बार दिया गया है, किनको दिया गया है और किस लिए दिया गया है, ये सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आज के लिए आपके पास मेंस का ये क्वेश्चन है, GS 1 से यहाँ पे है। टॉपिक है इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी पोस्ट 1991 चेंजेस। तो ये एक टॉपिक है जो कि आपको सिलेबस में देखने को मिलेगा यूपीएससी की। क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ करेंसी मैनिपुलेशन। क्रिटिकली एनालाइज करना है कि इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया आफ्टर बीइंग एडेड करेंसी मैनिपुलेशन मॉनिटरिंग लिस्ट बाय यूएस ट्रेजरी। यानी कि पहले तो आपको डिफाइन करनी है कि करेंसी मैनिपुलेशन होती क्या है, उसके बाद आपको क्रिटिकली एनालाइज करनी है। क्रिटिकली एनालाइज जब भी करने आए, इट मीन्स कि आपको उस पॉइंट के लिए, उस टॉपिक का आपको पॉजिटिव पॉइंट भी दिखाना है, नेगेटिव पॉइंट भी दिखाना है। तो आपको क्रिटिकली एनालाइज करनी है, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि यूएस ट्रेजरी में जो है यूएस के द्वारा एक लिस्ट निकाला जाता है, जो कि आप देखते हो कि इनके लिस्ट में हमेशा चाइना टॉप में रहता है। और यूएस के द्वारा ये कहा जाता है कि चाइना जो है ना अपने इकॉनमी को सही करने के लिए करेंसी का मैनिपुलेशन करता है। यानी कि आप जानते हो कि चाइना क्या करता है कि बहुत सारे सामानों को वो एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट हब कंट्री है चाइना, तो एक्सपोर्ट करने के लिए अपनी करेंसी की वैल्यू को वो डिवैल्यूएट करता है, यानी कि करेंसी की वैल्यू को वो नीचे घटाता है, जिनसे उनका एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है। तो यही बातें अब क्या कही गई है कि इस लिस्ट में जो है इंडिया का नाम भी शामिल कर लिया गया है, और इंडिया को कहा जा रहा है कि हम लोग भी यहाँ पे करेंसी मैनिपुलेशन है, मैनिपुलेटर है। और ये किसके द्वारा कहा गया, तो यूएस की ट्रेजरी के द्वारा कहा गया है। तो अब आपको बताना है कि हमें इस तरीके का लिस्ट में पहली बार ऐड कर दिया गया है, तो इससे क्या इम्प्लीकेशन होगा, क्या पॉजिटिव पॉइंट होगी, क्या नेगेटिव यहाँ पे पॉइंट होगी। इन दोनों बातों को आपको एनालाइज करनी है। एक अच्छा सा आंसर लिखना है 150 वर्ड्स में। 10 मार्क्स की ये क्वेश्चन है आपके लिए। और अगर आपने लिख लिया है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब इसको कैसे आप लोग को बतानी है कि ये एवेल्यूएट कैसे होगा, इसमें आपने कितना सही लिखा कितना गलत लिखा, तो इसके लिए आप हमारे साथ जो है हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हो। और इसके लिए आपको सिर्फ मेल करना है rishika.cs77@gmail.com। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि क्या पेमेंट प्रोसीजर है, और उसके बाद आपको ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक में भी आ सकता है, आईआर में भी आ सकता है, बहुत ही जगह ये टॉपिक जो है ना करेंसी मैनिपुलेशन, वो आपका GS2 GS3 में भी इंक्लूड हो सकता है। बट मैं GS1 के बाद ही यहाँ पे GS1 में ही इसे इंक्लूड करके दी हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि GS1 GS2 GS3 तीनों में ये कवर अप हो सकता है। तो इस तरीके के टॉपिक को कभी भी मिस आउट मत कीजिए, क्योंकि एक बड़ा नुकसान आपको हो सकता है अगर आप ये सारी चीज़ें समझते हो कि व्हाट इज़ करेंसी मैनिपुलेशन, और इसमें अगर किसी भी कंट्री को इंक्लूड कर दिया जाता है इस लिस्ट में, तो उससे उनके कंट्री में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इससे फिर आप लोग को जो है ना काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेसन में जो अक्टूबर मंथ का था, सोशल इश्यूज़ हम लोग देख रहे थे, तो वहाँ पे ये क्वेश्चंस को हम लोग ने सॉल्व किया था। इसके आंसर मैं आज बता देती हूँ। उस समय बोली थी कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, बट मैं भूल गई, वीडियो एंड कर दी थी मैं। तो अभी सोच रही हूँ कि अभी मैं इसका आंसर बता देती हूँ। वैसे आप लोग ने बहुत सारे जो आंसर दिए हो उसमें वो बिल्कुल सही दिए हो, मोस्टली जो जितने भी मैक्सिमम स्टूडेंट ने आंसर दिया वो सही दिया। इनमें से कौन सी फॉलोइंग है जिसमें कि हमारे कंट्री में इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोडक्शन मिला था। चार्टर एक्ट 1813 है, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 है, ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो देखिए आंसर तो ए है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड ही सही है कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ इंग्लिश एडुकेशन का। चार्टर एक्ट 1813 आया, और उसके बाद जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 आया। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी था ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट में, तो इसमें क्या थे कि ओरिएंटलिस्ट जो थे ना वो चाहते थे कि इंग्लिश एडुकेशन आए, लेकिन एंग्लिसिस्ट नहीं चाहते थे कि इंग्लिश एडुकेशन आए। तो इस तरीके का इनके बीच कंट्रोवर्सी था। तो इस कंट्रोवर्सी से तो इंग्लिश एडुकेशन नहीं आया, तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। फर्स्ट एंड सेकंड सही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। यहाँ पे कुछ आप पढ़ सकते हो कि चार्टर एक्ट जो 1813 का यहाँ पे क्लॉज 43 है कंपनी में, तो उसमें ये कहा गया था कि जो एजुकेशन का इंडिया में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो इसके लिए यहाँ पे लेना है, यानी कि हमारे कंट्री में किस तरीके से एजुकेशन हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टर एक्ट 1813 से निकल कर आया था। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे
कि यहाँ पे जो जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन है 1823 में ये भी क्रिएट किया गया था, जिससे कि हमारे कंट्री में एजुकेशनल मैटर को पर्टिकुलरली कितना यहाँ पे खर्च करना है, 1 लाख ऑफ रुपीज़, जो सम ऑफ 1 लाख ऑफ रुपीज़ यहाँ पे एक्सपेंडिचर करना है, तो वो किस तरीके से एक्सपेंडिचर करना है एजुकेशनल मैटर में, तो इसको डिस्कस किया गया था इस इंस्ट्रक्शन के तहत। तो ये थोड़ा बहुत आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आइए हम लोग अपने आर्टिकल पर चलते हैं। आइए थोड़ा कल्चर के बहाने हम लोग थोड़ा हिस्ट्री देख लें, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का आपका यहाँ पे थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। तो एविडेंस मिला है कि यहाँ पे डेयरी प्रोडक्शन होता था, यानी कि दूध दही कर्ड दूध दही घी ये सारी चीज़ों की यहाँ पे प्रोडक्शन होती थी। आइए देख लेते हैं 2020 में क्या हुआ है कि 100 साल कंप्लीट हुए हैं, यानी कि जब से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिस्कवरी हुआ है ना, आज 2020 में 100 साल पूरे हो गए। और इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। एक न्यू स्टडी यही निकल कर आई है और इसमें यही पता चला है कि 2500 BCE में डेयरी प्रोडक्शंस यहाँ पे होता था। अब देखते क्या क्या फाइंड आउट हुई है। पहले के जो एविडेंस है, एक सेकेंड, इंडस्ट्रियल लेवल ऑफ डेयरी प्रोडक्शन, तो ये एक कुछ एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है, यानी कि कैसे लोग वहाँ पे रहते थे और किस तरीके से वहाँ पे डेयरी प्रोडक्शंस का इस्तेमाल होता था, क्या नहीं होता था, ये उस समय जो है एविडेंस साक्ष्य निकल कर आया था, तो उसके ऊपर बेस्ड है एविडेंस। अगर हम लोग डेयरी प्रोसेसिंग का देखें तो यहाँ पे देखने को मिला है कि प्रिजर्वेशन होता था मिल्क का, यानी कि मिल्क को जो है ना प्रिजर्व करके रखते थे और फर्मेंटेशंस के थ्रू और दूसरे टेक्निक्स भी इस्तेमाल किए जाते थे। इससे क्या देखने को मिला है कि मॉलिक्यूलर केमिकल एनालिसिस, यानी कि जो पोट्री में रेसिड्यू रह गया है, जैसे कि कोटाडा बार्डली यहाँ पे पाया गया है गुजरात में, तो ये आपसे रीजन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें कुछ भी न्यू डिस्कवरी होती है तो उससे रिलेटेड एक फेमस पोर्शन बन जाता है यूपीएससी का, जो क्वेश्चंस पूछ लेती है। और सारे एग्जाम में जहाँ पे आपका हिस्ट्री का पोर्शन है तो वहाँ पे आपको ये तो देखने को मिलेगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। बट ये न्यू साइट्स है जहाँ पे ये इवैक्यूएशन हुआ था, वहीं से ये पता चला है कोटाडा बार्डली जो कि गुजरात में है। आइए मैप में देख लीजिए कोटाडा बार्डली कहाँ है। तो मैप में तो ये कोटाडा बार्डली नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे और भी जो रीज़न है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको समझ लीजिए। यहाँ पे आप लोग देखो कि लोथल है वन ऑफ द फेमस प्लेस जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। चाहुंदारो यहाँ पे है, कोट डीजी है जो कि ऑलरेडी यूपीएससी में 2018 में पूछा गया था। मोहनजोदारो है यहाँ पे, अमीर बालाकोट है और ये धौलावीरा है। ये सारी जगह आप देख सकते हो, नागेश्वर है, ठीक है। तो ये सारी जगह आप ध्यान रखिए, साथ ही साथ ये याद रखिए कि ये कोटाडा बार्डली जो है यहाँ पे गुजरात में पाया गया है। अब इससे कैसे पता चला कि यहाँ पे जो है डेयरी प्रोडक्शन होता था, क्योंकि कोटाडा बार्डली में एक पॉट मिला। उस समय आप जानते हो कि पॉटरी बहुत तरीके की होती थी, कलरफुल पॉटरी भी बनाई जाती थी। तो एक पॉट मिला है, तो पॉट में जो है ना उसमें कुछ चीज़ें मिली है जो कि दूध से मिलती जुलती है, यानी कि जैसे आप कभी कुछ खाते हो, जो मट्ठा वाला दही आपने खाया है, मिष्टी दही अगर आपने वेस्ट बंगाल का खाया है, तो वो एक अच्छे से जो है ना उसी तरीके से माटी के जो बर्तन होते हैं उसमें वो देते हैं। तो आप जब उसको खाओगे तो आपका जो दही है वो कहीं ना कहीं माटी के बर्तन में रह जाता है। तो कुछ दिन भी आप ऐसे ही बर्तन रहे तो बिना वॉश किए, तो उसमें आपको देखने को मिला कि मिल्क का जो है ना वो हमेशा से वहाँ पे दिखेगा। दही का जो है थोड़ा बहुत जो बच जाता है उसमें सटा रहता है, वो चीज़ें पता चलता है कि हाँ इसमें जो है दही था या फिर दूध का कुछ प्रोडक्ट था। तो उसी तरीके से पता चला है अभी ऐसा जब एग्जैक्वेशन हुआ है तो इस खुदाई में पता चला है कि हाँ ऐसा पॉट है और पॉट में कुछ जो है ना दूध का यहाँ पे प्रोडक्ट मिला है। तो इसीलिए पता चला है कि अच्छा इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी दूध पीते थे। तो इवन आज के प्रेजेंट डे में आप देखोगे तो गुजरात जो है ना वो मेजर प्रोड्यूसर है डेयरी प्रोडक्ट का। तो ये चीज़ें से भी समझ में आता है कि आज के डेट में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन डेयरी प्रोडक्ट का अगर कहीं पर हो रहा है तो यानी कि इसका पास्ट से कोई ना कोई रिलेशन है, ठीक है। पास्ट में ऐसा हो सकता है, ये एक लिंक करने का जरिया है, इसको आप लोग 100% श्योर नहीं कह सकते हो, ये लिंक किया जा रहा है। एनिमल भी यूज्ड होते थे डेयरी प्रोडक्शन के लिए, यानी कि स्टडीड में आफ्टर ऑल ये पता चला है कि यहाँ पे जो फॉसिल ऑफ कैटल होते थे, यानी कि कैटल का जो फॉसिल्स है वाटर बफेलो का या फिर गोट का, शिप्स का, जो कि उस एरिया में पाए जाते हैं ना, तो उनके टूथ इनेमल को भी स्टडी किया गया है। यानी कि टूथ इनेमल जो आप देखते हो दांतें होती है ना, उनको भी ये सारे जितने भी उस समय के एनिमल्स थे तो उनको भी स्टडी किया गया है। इवन काउज और जो वाटर बफेलो है वो भी यहाँ पे पाए जाते थे कि वो मिलेट्स को कंज्यूम करते थे, यानी कि बाजरा बोलते हैं शायद हिंदी में, मुझे नहीं पता याद नहीं आ रहा। मिलेट्स वो कंज्यूम करते थे। वहीं अगर शिप और गोट्स की बात करूँ तो वो घास और पत्ते खाते थे।
लार्ज हर्ड आप देखोगे ये इंडिकेट करता है कि मिल्क जो है ना वो बहुत ज़्यादा सरप्लस में प्रोड्यूस्ड होता था और इसको एक्सचेंज भी किया जा सकता है और कुछ काइंड ऑफ ट्रेड भी होता था उस समय के जितने भी सेटलमेंट थे, जितने भी जगह था, जैसे ये धोलावीरा, लोथल हो गया, चाउंदारो हो गया, तो इनके बीच में कुछ एक्सचेंज भी होता था। तो ये भी चीज़ें बताई जा रही है। तो ये सारी फाइंडिंग्स है जो कि ये बताया जा रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का रूरल इकोनॉमी कैसा था, यानी कि अगर दूध का प्रोडक्शन वहाँ पे होता था और उसमें व्यापार होती थी तो यानी कि उनके पास अच्छा खासा जो है एक अर्निंग सोर्सेज थी। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का आज के दिन में क्या रेलिवेंस है। तो रेलिवेंस तो है ही भैया, क्योंकि टाउन स्ट्रक्चर आप देखते हो जिस तरीके से टाउन को बनाया गया है ग्रिड पैटर्न में, और वो भी मेन रोड के साइड में लेन्स को कट करते हुए, तो ये सारे आइडियाज़ कहाँ से आए हैं? ये सारे आइडियाज़ जो है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन में उस समय जो लोग रहते थे, उस समय जो वो घर बनाते थे, उसी से निकल कर आए हैं। साथ ही पब्लिक और प्राइवेट स्फेयर का सेग्रीगेशन, यानी कि अलग अलग आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे पब्लिक स्फेयर है, ये प्राइवेट स्फेयर है। तो टाउन्स को यहाँ पे भी दो तरीके से डिवाइड किया गया था। एक पब्लिक एक्टिविटी के लिए, पब्लिक एक्टिविटी कहने का मतलब क्या है कि पूजा पाठ रिचुअल्स होते थे, पॉलिटिकल होती थी, यानी कि लोग जो है ना, जैसे आज भी आप देखो कि ट्रेन वगैरह में कहीं पर भी लोग अगर मिल जाते, 3-4 अगर आदमी लोग मिल जाएंगे ना, तो पूरा एकदम वो लोग स्टार्ट हो जाएंगे मोदी जी के बारे में, कांग्रेस के बारे में, पता नहीं किस 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 पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पूरा तैयार स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो क्या होता है कि एक पब्लिक एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेगा। साथ ही फेस्टिविटी है, ठीक है, तो फेस्टिवल्स वगैरह भी सब मिलके जो इंजॉय करें, वो भी एक प्लेस था। तो ये सारी चीज़ है। वहीं अगर पब्लिक प्राइवेट स्फेयर की बात करूँ तो प्राइवेट स्फेयर में क्या आता है, आपका डोमेस्टिक हाउस आता है, आपका घर आता है। अब घर में जो सारे लोग तो नहीं ना इंटर करके आराम से बात करने लगते हैं। आप अगर परमिशन दोगे, ताला खोलोगे, तब ना आपके घर में कोई आएगा। लेकिन बाहर एक पब्लिक स्पेस होता है, रोड पे चलते हुए अगर कोई दोस्त वोस्त मिल जाते हैं, बड़े रिश्तेदार मिल जाते हैं, तो ये बात होता है एकदम ठहाका मार मार के, है कि नहीं। तो वो हो गया पब्लिक स्फेयर और आपका घर हो गया प्राइवेट स्फेयर। तो ये आइडिया भी कहाँ से निकल कर आया, ये आइडिया भी वहीं से निकल कर आया, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी जो लोग रहते थे ना, वो इस तरीके का जो है प्लानिंग किए थे। तो उसी प्लानिंग को हम लोग आज फॉलो कर रहे हैं। थर्ड है यहाँ पे सॉफ्ट डिप्लोमेसी, यानी कि हड़प्पन साइट्स आप देखोगे कि बहुत लार्ज एरिया में पाया जाता है, यानी कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया में पाया जाता है। वहीं अगर कुछ आर्टिफैक्ट्स देखें तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, ओमन, कतर, बहरीन, कुवैत और यूएई में। तो ये सारे कनेक्शंस हैं जो कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी के लिए आज के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी कि जो इंडस वाली सिविलाइजेशन में रहने वाले लोग थे ना, उनका रिलेशन भी था ये सारे कंट्री से, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, ये सब से। तो आज के भी डेट में हमारा इन सारे कंट्री से भी रिलेशन अच्छा है। तो ये कहाँ से निकल कर आए, पहले से ही निकल कर आए। साथ ही व्यापार की बात करें, व्यापार जो आज की डेट में हम लोग कर रहे हैं और मिक्स्ड इकॉनमी हम लोग कहते हैं, ओपन ट्रेड हम लोग कहते हैं, तो ये सारी व्यवस्थाएं और ये सारी सोच कहाँ से निकल कर आई है, ये सारी सोच वहीं से निकल कर आई है। क्योंकि आप लोग देखोगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है ना, बहुत सारे आइटम्स को ट्रेड किया जाता था। इवन इंडस वैली के जो लोग थे ना, वो यहाँ पे मेसोपोटामिया के साथ जो है वो ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, और दूसरे लोगों के भी साथ जो कि बहुत दूर दूर रहते थे, और एक दूसरे के जो है ना लिविंग कंडीशन में वो लोग काफ़ी हेल्प करते थे कि आराम से जो है ना हर कोई रह सके। साथ ही ड्रेनेज सिस्टम, ये तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आज की भी डेट में जो हम लोग ड्रेनेज सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ड्रेनेज सिस्टम कितने तरीके का होता है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, बेसिकली 4 तरीके का होता है। एक तो रेडिकल्स होता है, एक ट्रेलिस होती है। अब दो का नाम आप बताइए कि और कौन कौन से ड्रेनेज सिस्टम जो है हमारे कंट्री में पाया जाता है अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफी। तो हड़प्पन्स जो थे ना, वो बहुत बड़े बड़े सिटीज़ बनाते थे और बहुत बड़े बड़े नहर भी बनाते थे, क्योंकि वो एग्रीकल्चर भी करते थे और सिंचाई के लिए उनको जो है ना बहुत बड़े बड़े नहर भी बनाते थे। सैनिटेशन सिस्टम भी था, यानी कि साफ़ सफाई, अलग से शौचालय था। साथ ही साथ आप देखोगे कि काफ़ी वो अलग तरीके का टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे। आज के डेट का टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन अपना खुद का उस समय का टेक्नोलॉजी था। तो ये सारी चीज़ जो है ना, आज भी हम लोग देखते हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये कहाँ से निकल कर आया, ये यहीं से निकल कर आया। साथ ही वेट और मेज़रमेंट, तो ये तो चीज़ें आपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी कि वेट और मेज़रमेंट, यानी कि जो ब्रिक का साइज़ है, जो ईंटे का साइज वगैरह है, तो ईंटे का साइज वगैरह को वो लोग उस समय मेज़र करते थे, क्योंकि घर वगैरह बनाने के लिए जो मेज़रमेंट करना होता था ना, तो ये सारी चीज़ें भी उसी समय से निकल कर आई है। ऑर्नामेंट, भारी भारी आभूषण, यानी कि पहले के राजा महाराजाओं, जब आप लोग देखते हो कि उस समय जो है ना राजा महाराजाएँ, रानियाँ वगैरह, इवन इतने हेवी ऑर्नामेंट्स वो लोग पहनते थे, इतने हेवी ज्वेलरी वो लोग पहनते थे। तो आज की डेट में हम लोग तो जो पार्टी वगैरह जाते, कुछ फंक्शन होता है तो ही पहनते हैं, अब घर में पहन के रहते हैं क्या। जैसे आप जितने भी हिस्टोरिक मूवीज़
भी देखते हो, चाहे वो पद्मावत हो, चाहे रामलीला हो, या कोई और भी आप लोग देख लो, ठीक है, देवदास वगैरह ये सब देख लो, उसमें आप लोग देखोगे कि राजा रानी सब कोई जो है ना पूरा आभूषण से ही मतलब कि एकदम पूरी तरीके से पैक्ड होते हैं आभूषण से। मुझे तो ये देख के आश्चर्य होता है कि हम लोग थोड़ी देर पार्टी में जब उतने बड़े बड़े ज्वेलरीज वगैरह पहन के जाते हैं तो उस समय जो है 3-4 घंटा किसी तरह काटना मुश्किल हो जाता है। ये डेली वेयर करना इस तरीके का और 24 घंटे इस तरीके का वेयर करके रखना, पता नहीं कितना टफ होता होगा। वो लोग अपने रेगुलर लाइफ को कैसे वो लोग लीड करके चलते हैं, मुझे तो यही नहीं समझ में आती है। चलो आज के डेट में एक चीज़ अच्छा है कि पुरुष लोग जो है इतना आभूषण नहीं पहनते हैं और उस तरीके का जो है ड्रेसेस भी नहीं होता है। जैसे पहले के ज़माने में इतने हेवी हेवी ड्रेसेस पहनते थे, ऊपर से इतना सारा आभूषण पहनते थे, तो आज के डेट में इतना ज्वेलरी नहीं पहनते। भले आज के डेट में थोड़ा फैशन है, आप लोग इयररिंग्स वगैरह पहन लेते हो, ठीक है, हेयर्स लंबे कर लेते हो, खैर कोई बात नहीं, वो सब ठीक भी लगता है। लेकिन पहले आप सोचो कि जैसे पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा वैसे थे, आज के भी डेट में सारे लड़के वैसे ही हो जाए, सारी लड़कियां वैसे ही कपड़े पहनने लगे तो फिर कैसा लगेगा, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन हाँ, ये ऑर्नामेंट का जो है कि जो विमेन के द्वारा जो पहना जाता है, पुरुष जो पहनते हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है, ये वहीं से आई है। इवन आप जानते हो कि बीड्स जो था वो काफ़ी पॉपुलर था और ये एविडेंट मिलता है कि कुछ फैक्ट्रीज़ में पाया जाता है, जैसे चाहुनदारों में, लोथल में बैंगल्स बनाने के लिए भी अलग अलग फैक्ट्रीज़ वगैरह थे, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। सील वगैरह आप देखते हो, स्टैंडर्ड जो हरप्पन सील है उसकी स्क्वायर प्लेट 2 × 2 स्क्वायर इंचेस है, जो कि किससे बना हुआ है, तो सॉफ्ट रिवर स्टोन स्टेटाइट से बना हुआ है। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि हड़प्पन में मिलने वाले जो यहाँ पे सील है तो वो किससे बनाए जाते हैं, तो वो स्टेटाइट से बना हुआ था। तो वही चीज़ें आज भी हम लोग इसे यूज़ करते हैं। रिलीजन की बात करें, इतने धार्मिक हैं हम लोग, हर एक अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, और भगवान को पूजा करना, नेचर को पूजा करना और हमेशा जो है इस तरीके का काम करना, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से निकल कर आई, ये सारा सोच जो है ना, ये हड़प्पन सोसाइटी से ही निकल कर आया। तो आप समझ सकते हो कि रेलिवेंस तो आज भी है, आगे भी रहेगा, और इसकी रेलेवेंस ख़त्म नहीं होने वाली है, क्योंकि जो चीज़ फंडामेंटल होती है ना, वो आपको हमेशा आजीवन आपको जो है वो हेल्प करेगा। जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ने, अगर आप लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़े हो तो आप जो है ना कहीं ट्रबल फेस जरूर करोगे, क्योंकि जो रेफरेंस बुक होता है, जैसे पॉलिटी की आप लोग एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हो, ज्योग्राफी की जीसी लियोंग पढ़ते हो, तो ये सब क्या है कि रेफरेंस बुक है, ये आपका बेसिक नहीं है। बेसिक क्या है, 11-12 की जो एनसीईआरटी आपकी ज्योग्राफी की है, या फिर आप 6 से पढ़ लो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है ज्योग्राफी में, आपका स्कूल टाइम में भी वीक रहा है तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, इंटरेस्टिंग भी लगता है, बूझो उलझो के साथ जो है काफ़ी अच्छा भी लगता है, फ़नी टाइप की भी लगती है बुक, इंटरेस्टिंग भी लगता है और जल्दी समझ में भी आता है। तो वो क्या है ना कि वो आपको हमेशा आपको हेल्प करेगा, वो आपको प्रीलिम्स में भी, क्वेश्चंस टैकल करने में भी, मेंस लिखने में भी, कुछ नहीं आ रहा है तो आप अगर एनसीईआरटी पढ़े लिखे हो ना, पढ़े हो तो मेरी बात मानो, आपको मैं गारंटी देती हूँ कि आप हर एक क्वेश्चन का आंसर लिख के चले जाओगे। साथ ही साथ जो आप इंटरव्यू में जवाब देते हो तो वो आपकी फंडामेंटल होती है, कुछ बहुत ज़्यादा आपको बोलना नहीं होता, लेकिन ये फंडामेंटल जो बेसिक थिंकिंग अराइज होती है, आपकी जनरेट होती है, वो कहाँ से होती है, वो एनसीईआरटी से ही होती है कि नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है जो बेस है ना वो आपको कभी भी नहीं आपको कभी भी नहीं धोखा देगा। यही हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये हमें कभी भी नहीं, इसकी जो रेलिवेंस है वो कभी नहीं ख़त्म होगी। जैसे आप देखो कि एथिक्स पेपर में पूछा जाता है कि गांधी जी की आज के डेट में क्या रेलिवेंस है, उनका जो विचार था वो आज के डेट में, उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो आज के डेट में एग्जिस्ट करती कि नहीं, ऑब्वियस करती है, ये आगे भी करती रहेगी, है कि नहीं। किसी की भी जो महान पुरुष होते हैं, जो बड़ी चीज़ें होती है ना, उनकी रेलिवेंस कभी नहीं ख़त्म होने वाली है, क्योंकि वो एक काइंड ऑफ इंस्पिरेशन है जिसको हम लोग पकड़ के आगे चलते जाते हैं, है कि नहीं। चलिए देख लेते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोलूँगी, जितना मोस्ट लगा लूँ उतना कम है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपको पता होना चाहिए और याद भी करना है आपको, मगअप करने वाली चीज़ें हैं, स्टैटिक पोर्शन इसे कहते हैं, जिससे डायरेक्टली आपका यूपीएससी में क्वेश्चन बन जाता है। हड़प्पा जगह है, हड़प्पा जगह कहाँ लोकेशन है, लोकेशन याद रखिए, पाकिस्तान में है, और नदी कौन सी है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यानी कि ये इंडस रिवर के बगल में ये पनपी हुई सिविलाइजेशन थी। तो इंडस की आपको देखने को मिलेगा कि ट्रिब्यूटरीज भी हैं, यानी कि आप देखो 6 ट्रिब्यूटरीज हैं, एक तो इंडस है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, बीएस है, सतलज है, तो ये 6 इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इसमें भी आपको याद रखना है कि कौन कौन सा जगह किस किस रिवर में थी, किस किस इंडस की जो है आपके ट्रिब्यूटरीज में थी। हड़प्पा की बात करूँ तो ये पाकिस्तान में है आज की डेट में, ठीक है, उस समय तो सब कुछ एक था, आज की डेट में ये हड़प्पा कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया। कुछ फाइंडिंग इससे मिली है, जैसे कि 6 ग्रेनरीज इससे मिला है, स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम, योनी,
मदर गॉडेस की फिगर यहाँ पे मिली है। डॉग चेजिंग अ डियर इन ब्रोंज मेटल, इसकी स्कल्पचर्स मिली है। रेड सैंडस्टोन मेल टॉर्सो मिला है, यानी कि टॉर्सो जो पुतला होता है ना जिसके हाथ पैर मुंह नहीं होते, तो उसको टॉर्सो कहते हैं। फिर है मोहनजो दारो, तो मोहनजो दारो भी आज की डेट में पाकिस्तान में ही है और ये सेम रावी रिवर में ही है। यहाँ पे क्या मिले हैं, सिटाडेल, ग्रेट बाथ, एक ग्रेट बाथ है जो कि काफ़ी फेमस था, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें थी और उसमें महिलाएं, जितनी रानियां होती थी, महिलाएं तो छोड़िए रानियां कहते थे, रानियां जितनी होती थी वो वहीं जाके नहाती थी। और मजाल है कि कोई उनको देख सके, इतना भव्य और इतना सिक्योरिटी के साथ बनाया जाता था। अंदर अंदर जो है ना ज़मीन के अंदर काट काट के रास्ते बनाए जाते थे। तो ये द ग्रेट बात है जो कि मोहनजो दारो में ही है। और बियर्डेड प्रिस्ट की यहाँ पे जो है स्कल्पचर्स है। और ग्रेट ग्रेनरी है, फेमस ब्रोंज स्टेटस है जो डांसिंग गर्ल की है ना, ब्रोंज यहाँ पे डांसिंग गर्ल है। तो ये भी पूछा जाता है कहाँ से पाया गया है, तो ये मोहनजो दारो में ही पाया गया है। ठीक है, पशुपति सील भी मोहनजो दारो में ही है। धोलावीरा की बात करूँ तो आज के डेट में ये इंडिया में है, गुजरात में है। यहाँ पे जॉइंट वाटर रिजर्वायर्स है, यानी कि वाटर को किस तरीके से कंजर्व करके रखना है, एक यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी देखने को मिलेगा। लोथल की बात करूँ तो ये भी इंडिया के गुजरात में ही है। यहाँ पे बहुत बड़े डॉकयार्ड है, फायर अल्टर्स है, टेराकोटा फिगर्स देखने को मिलता है हॉर्स के और शिप के। राखी गढ़ी की बात करूँ तो ये भी इंडिया में है, हरियाणा में पाया जाता है। लार्जेस्ट साइट्स है, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा जगह कौन है, तो राखी गढ़ी ही है। ठीक है, टेराकोटा यहाँ पे जो है ब्रिक्स भी मिलते हैं, यानी कि जो कच्चे ब्रिक्स होते हैं उसको अगर थोड़ा सा आग में सेक दो, पका दो, तो उसको टेराकोटा कहते हैं। रोपर आज की डेट में आप देखो पंजाब वाले एरिया में है और सतलज रिवर में ये रोपर देखने को मिलेगा। जब ह्यूमन ओवल पीट्स को जब ब्यूरल किया जाता था, दफनाया जाता था, तो उनके साथ डॉग को भी दफनाया जाता था। साथ ही कॉपर के जो है ना हथियार भी मिले हैं, जैसे वो लोग जो है उस समय पत्थर को तोड़ने के लिए, बड़े बड़े जानवर का शिकार करने के लिए जो है ना, तीर धनुष थोड़ी था उस समय, पिस्तल थोड़ी था, वो लोग जो है ना औजार बनाते थे, तो कॉपर के औजार मिले हैं। साथ ही बालाथल और कालीबंगन की बात करूँ तो ये आज की डेट में राजस्थान में है। यहाँ पे बैंगल फैक्ट्री है कालीबंगन में। ठीक है, साथ ही यहाँ पे टॉय कार्ट भी है, कैमल के हड्डी भी मिलते हैं, डेकोरेटेड ब्रिक्स भी है, सिटाडेल भी है और यहाँ पे लोअर टाउन भी है। यहाँ वहीं अगर बात करूँ सुरकोटाडा की, तो सुरकोटाडा भी यहाँ पे कहाँ, गुजरात में है। साथ ही बानावाली की बात करूँ तो ये आज की डेट में हरियाणा में है और रिवर सरस्वती में है। ठीक है, साथ ही आलमगीरपुर की बात करूँ तो ये मेरठ में है, यानी कि यूपी में है और ये यमुना रिवर में देखने को मिलेगा। ईस्टर्न मोस्ट साइट था, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे ईस्टर्न में, क्योंकि आप देख सकते हो कि यूपी में चला गया ना, मेजोरिटी आपका जो रीजन है वो गुजरात राजस्थान में वाला ही रीजन आपको देखने को मिलेगा। कुछ पाकिस्तान में आ जाता है और कुछ पंजाब में आ जाता है और कुछ आपका जो है ये एक ही है जो आपको यूपी में देखने को मिलेगा, तो ईस्टर्न मोस्ट है। मेहरगढ़ की बात करूँ तो मेहरगढ़ कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। ठीक है, यहाँ पे पोट्री और कॉपर टूल बहुत मिलते थे। तो इतने सारे जो रीज़न है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बार बार देखते रहो, क्योंकि इससे आपको जो है ना काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें हम लोग ने देख ली कि क्यों बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पता चला है। अच्छा हाँ, ये इनबॉक्स आपका छूट गया, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में यहाँ पे बेसिक चीज़ें हैं। ये वन ऑफ द 4 अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है, जो इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि मेसोपोटामिया है, इजिप्ट है और चाइना है, उसके साथ साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करूँ तो ये कल्चर और पॉलिटिकल एंटिटी है जो कि नदर्न रीजन में था, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसका जो क्षेत्र है वो गुजरात राजस्थान पंजाब पाकिस्तान वाला है, यानी कि ये नदर्न रीजन में था। और कब से कब तक था, तो 7000 से लेकर 600 BCE तक था। दयाराम शानी है जो कि इसको फर्स्ट डिस्कवर किए थे हड़प्पा को 1921 में। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दयाराम सानी पूछ लिया जाता है कि इसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था। मॉडर्न नेम अगर हम लोग देखें तो आज के डेट में जो इंडस रिवर की जो वैली की लोकेशन है ना, उसी से इसका नाम भी पड़ा है। साथ ही यहाँ पे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशंस भी इसको कॉमनली कहते हैं, क्योंकि सरस्वती रिवर के बाद, क्योंकि ये इसको वैदिक सोर्सेज में काफ़ी इसका जिक्र मिला है, तो इसके बाद इसको कहा जाता है कि इंडस सरस्वती ये सिविलाइजेशन भी था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन किसे कहते हैं, तो नॉन अनदर देन ये हड़प्पन सिविलाइजेशन ही है। साथ ही साथ आप देखो कि कैसे ये इंड हुआ ना, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। काफ़ी हम लोग भी डिस्कस किए हैं कि ऐसा माना जा रहा है कि एक भूकंप आ गया तो सब तहस नहस हो गया, या फिर बहुत बड़ा बाढ़ आ गया था, फ्लड आ गया था, जिसके कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा डूब गया। तो कैसे ये ख़त्म हुआ ना, ये आज तक नहीं क्लियर हुआ है। बहुत सारे जो साइंटिस्ट है वो बहुत डिफरेंट तरीके की बात करते हैं, बट अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है। जो सिविलाइजेशन का सदर्न मोस्ट पॉइंट था ना,
वो कंटिन्यूड है और आयरन एज सिविलाइजेशन में भी इसका डेवलपमेंट देखने को मिला है। अब रिसेंटली देख लेते क्या क्या रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ है, तो एक जगह आपको मिल जाएगा। रिसेंट स्टडी में देखें तो मानसून पैटर्न जो है ना, इसको लिंक किया जा रहा है, जो शिफ्ट हुआ है क्लाइमेट चेंज में, तो इसको लिंक किया जा रहा है कि इसी के कारण यहाँ पे राइज और फॉल जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का था, उसी के कारण मानसून पैटर्न भी शिफ्ट हुआ है। यहाँ पे आप देखो बिराना हरियाणा जो है वो आज के डेट में ओल्डेस्ट डिस्कवर्ड साइट्स है यहाँ पे, यानी कि हरियाणा में एक बिराना यहाँ पे पाया गया है, जो कि सबसे पुराना, सबसे यहाँ पे जो है ना, आप देखोगे पुराना ये जगह है। इससे पहले मेहरघाट जो कि पाकिस्तान में है, उसको यहाँ पे ओल्डेस्ट माना जाता था, बट आज के डेट में ओल्डेस्ट साइट कौन सा है, तो हरियाणा का बिराना है। ठीक है, डीएनए सैंपल भी यहाँ पे कुछ स्केलेटन का मिला है, जो यहाँ पे राखी घड़ी से निकला था, तो चलो ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। आइए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। यहाँ पे जयंती बाबा बंदा सिंह के बारे में समझते हैं। प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा यहाँ पे रिसेंटली ट्रिब्यूट किया गया है बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को, और इनकी 350 जयंती में। तो कौन थे ये बाबा बंदा सिंह बहादुर, तो ये थे एक सिख वॉरियर, जिनको यहाँ पे इनके स्ट्रगल के लिए जाना जाता है। मुगल एम्पायर के अगेंस्ट में इनकी जो स्ट्रगल थी उनके लिए पाया जाता है। इनको यहाँ पे लक्ष्मण दास भी कहते हैं, लक्ष्मण देव भी कहते हैं, माधव दास भी कहते हैं, और इनका जन्म जो है मिन्हास राजपूत फैमिली में हुआ है। इनके द्वारा आप देखोगे कि नंदद में जो है एक मोनास्ट्री भी इस्टेब्लिश किया गया है, जिसको आज की डेट में हम लोग महाराष्ट्र जानते हैं। जो महाराष्ट्र स्टेट है ये इन्हीं के द्वारा कहा जाता है कि इस्टेब्लिश किया गया है, गोदावरी रिवर के ही बगल में। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे गुरदास नंगल का एक टाउन भी है, काफ़ी फेमस टाउन है, जो कि मुगल में 1715 में ये पाया जाता था। बाबा बंदा सिंह जो थे उनको कैप्चर्ड कर लिया गया था और दिल्ली भेज दिया गया था। फिर उनको इतना टॉर्चर किया गया कि इनकी मृत्यु हो गई थी 1716 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इनके कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं, क्यों इनको याद किया जाता है, क्योंकि इनके द्वारा ज़मींदारी सिस्टम जो थी ना उसको एबॉलिश किया गया। ज़मींदारी सिस्टम में क्या था कि बहुत ज़्यादा पीजेंट्स को जो है ना उनसे बहुत हाई टैक्सेस वसूला जाता था, तो इस चीज़ों को ख़त्म किया गया। और साथ ही साथ जो है इनके द्वारा कॉइन बनाए गए थे, जिसमें कि गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह का जो है नाम उसमें रखा गया था। साथ ही जो यहाँ पे मुखलिसगढ़ जो हरियाणा में है ना, उसका नाम यहाँ पे चेंज करके जो है लोहगढ़ रख दिया गया था। इन्हीं के द्वारा ये किया गया था, और ये कैपिटल बन गया किसका, तो फर्स्ट सिख स्टेट का ये कैपिटल भी बन गया। कुछ कंटेम्प्रेरीज देख लेते हैं, तो गुरु गोविंद सिंह थे, जो कि 10th गुरु सिख माना जाता है इनको, और उनके द्वारा सिख को एक मार्शल रेस में ट्रांसफॉर्म किया गया था। फिर शाह आलम थे, ये 7th मुगल एम्पायर थे, और ये औरंगजेब के बेटे भी थे। तो ये सारी पूरी फैक्ट्स है, आपको ये ध्यान रखना है। ये सारे क्वेश्चंस निकल कर आ जाते हैं, आप हिस्ट्री में देखो, लेकिन लगता है कि ये कहाँ से क्वेश्चन निकल कर आएगा, लेकिन एक्चुअली ये करंट अफेयर्स के ही होते हैं। अब आइए देख लेते हैं लास्ट टॉपिक, जो कि यहाँ पे लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला है। तो किसको मिला है, 2020 के लिटरेचर में जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो लुइस ग्लुक को मिला है। तो याद रखना है, ऐसे ऐसे नाम है, तो एल फॉर लिटरेचर एंड एल फॉर लुइस। ठीक है, तो नाम याद भी नहीं रह रहा है, तो थोड़ा बहुत जो ऑप्शन होगा उसमें आप एल फाइंड आउट करके उसको आप लोग मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पे लुइस ग्लुक को जो यहाँ पे नोबेल प्राइज़ दिया गया है लिटरेचर के लिए, वो इनकी बहुत ही प्यारी आवाज़ के लिए दिया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ हाँ, ये इनकी बहुत ही प्यारी आवाज़ के लिए इनको दिया गया है, क्योंकि ये गाना इतना अच्छा गाती है कि ऑडियंस जो है ना स्टिक हो जाते हैं, तो इनको इनके लिए दिया गया है। अब लुइस ग्लुक के बारे में एक बार देख लेते हैं। नोबेल प्राइज़ जो लिटरेचर में है ये यहाँ पे स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है, और साथ ही साथ ग्लुक जो है ये पहली विमेन पोएट है। ठीक है, यानी कि ये कविता वगैरह बोलती है, तो ये पहली बार ऐसी कोई फीमेल है जिनके द्वारा ये प्राइज़ जीता गया है। न्यूयॉर्क की ये जन्मी है 1943 की, और ग्लुक के द्वारा जो है 12 कलेक्शन ऑफ पोइट्री और 2 बुक ऑफ एसे जो है वो लिखा गया है। साथ ही साथ ये जो है इससे पहले पुलिट्जर प्राइज़ भी जीत चुकी है, और साथ ही साथ वाइल्ड इरीज भी इनके द्वारा एक लिखा गया था 1992 में उसके लिए। ठीक है, साथ ही साथ इनका जो थीम है वो है चाइल्डहुड, फैमिली लाइफ, ट्रॉमा, डेथ एंड हीलिंग। तो ये चीज़ें याद रखनी है। अब नोबेल प्राइज़ के बारे में कुछ यहाँ पे बेसिक देख लेते हैं। नोबेल प्राइज़ जो यहाँ पे दिया जाता है वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ही दिया जाता है, और ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, लिटरेचर और पीस के लिए दिया जाता है। टोटल जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है ना वो 6 कैटेगरी में दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आप देखो कि मीन्स अगर किसी का डेथ हो जाता है ना तो उसके बाद नोबेल प्राइज़ उनको नहीं दिया जाता है। वैसे आप लोग देखते हो कि जैसे पद्म भूषण ये सब है, तो वो सब जो अवार्ड है वो सब दिया जाता है अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद भी, लेकिन नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता। ये एक इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और मैक्सिमम ये 3 पर्सन को ही एक ही सिंगल कैटेगरी में दिया जाता है। जैसे इस बार आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे फ़िज़िक्स में 3 लोगों को दिया गया है, जो आपका ब्लैक थ्योरी के ऊपर उन्होंने डिस्कवरी की है, और उसके साथ साथ जो
हेपेटाइटिस सी के बारे में जो मेडिसिन में दिया गया वो 3 लोगों को दिया गया है। हेपेटाइटिस सी वायरस का जो है उसको डिस्कवर किया गया, उसके नेचर को, उसके स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया गया, तो उसके लिए तो यहाँ पे जनरली आप देख सकते हो कि एक सिंगल कैटेगरी में मैक्सिमम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। अल्फ्रेड नोबेल जो है स्पेशली इनको डेजिग्नेट किया गया है, एक इंस्टीट्यूट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ये प्राइज़ देने का। तो ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी है जो कि साइंस का है, और ये नोबेल प्राइज़ फिजिक्स और केमिस्ट्री में दिया जाता है। कारोलिनसे इंस्टीट्यूट फॉर नोबेल प्राइज़ है फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। रॉयल स्वीडिश एकेडमी है जो कि नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर देती है। और कमिटी ऑफ 5 पर्सन है जिनको कि इलेक्ट किया जाता है नॉर्वेजियन पार्लियामेंट से, वो भी नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, ठीक है। तो स्वीडन की तरफ से ये नोबेल प्राइज़ सब में दिया जाता है, लेकिन पीस का जो नोबेल प्राइज़ है यानी कि नोबेल पीस प्राइज़ वो यहाँ पे नॉर्वेजियन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको ये बतानी है कि नोबेल पीस प्राइज़ किसको दिया गया है इस बार 2020 में। तो ये रहा पूरा हमारा कल्चर का लेक्चर। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आंसर ज़रूर करूँगी। साथ ही अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, और आगे और हमारे साथ कंटिन्यू रहना है, क्योंकि यहाँ पे 4 बजे आपको डेली लेसन देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए अगर आप लोग को डेली देखना है तो बस एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होता है ना कि नोटिफिकेशन आपको मिलती है। नहीं तो बहुत सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है और बहुत सारे वीडियोज़ आपकी छूट जाती है, तो इसी के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, मिलते हैं कल हम लोग।